पुराने जमाने की बात है। वह दौर जब ना कोई मशीन थी, ना कोई बड़े बड़े कारखाने। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर जमीन से लगे होते थे। इसी दौर में दरिया के किनारे एक झोपड़ी थी, मिट्टी और सरकंडों से बनी हुई, जिसमें एक गरीब मछेरा अपनी बीवी और एक बेटे के साथ रहता था। उनकी जिंदगी का गुजर बसर दरिया की लहरों और उस जाल पर टिका हुआ था, जिसे मछेरा हर सुबह कांधे पर डालकर दरिया की तरफ निकल जाया करता था। कभी मछलियां आती और कभी नहीं, मगर उस मछेरे का दिल बहुत बड़ा था। जितना भी मिलता उसी में खुश रहता। रात को तीनों मिलकर वहीं सूखी सूखी मछलियां सेकते, दरिया के पानी से प्यास बुझाते और फिर वहीं झोपड़ी में जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाते। न कोई शिकायत, न कोई शिकवा। वक्त गुजरता रहा। मछेरा रोज की तरह जाल लेकर दरिया की सिमट जाता। बेटा भी साथ होता। नन्हे कदमों से चलता, बाप के पीछे पीछे वो छोटा सा बच्चा हर रोज अपने बाप को देखता, किस तरह वह जाल समेटता, किस तरह दरिया की मौजों से लड़ता। मगर इंसान भी तो फानी है ना। वक्त ने धीरे धीरे उस मछेरे के बालों में सफेदी भर दी, पीठ झुका दी। हाथ वो ताकत खोने लगे जिससे कभी जाल को खींच लिया करता था। उसका बेटा अब जवाब हो चुका था। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब सुबह सुबह मछेरे का बदन तपने लगा, सांसें भारी हो गईं, और वो जाल जो उसके कंधे से कभी उतरता नहीं था, उस रोज वही जाल एक कोने में पड़ा रह गया। बीवी और बेटा उसके पास बैठे थे। मछेरा बस उन्हें देखे जा रहा था, जैसे आंखों में कोई आखिरी ख्वाहिश हो, मगर जुबान साथ छोड़ गई थी। और फिर दरिया के सिपाही ने चुपचाप दुनिया छोड़ दी। उस झोपड़ी में जैसे कहर टूट पड़ा। बीवी का तो जैसे सब कुछ उजड़ गया और बेटा बस अपने बाप को ताकता रहा। कई दिन तक वह झोपड़ी जैसे वीरान रही, और फिर वह औरत और उसका बेटा दोनों धीरे धीरे संभलने लगे। हालांकि दिल में एक खालीपन हमेशा के लिए बस गया था, मगर पेट की आग किसी का गम नहीं देखती। जीना था और दरिया की तरफ फिर लौटना ही था। अब उस छोटी सी झोपड़ी की सारी जिम्मेदारी मछेरे के बेटे पर आ चुकी थी। वह नौजवान था और काफी अक्लमंद भी था। बचपन में जो हुनर बाप के साथ सीख लिया था, अब वही काम उस घर की उम्मीद बन चुका था। सुबह का सूरज निकलते ही वह चुपचाप जाल उठाता, लकड़ी का डंडा कांधे पर टिकाता और दरिया की सिम निकल पड़ता। दरिया के किनारे पहुंचते ही वह देर तक पानी को देखता, जैसे दरिया से कोई बात कर रहा हो। फिर किसी पुरानी आदत के मुताबिक चाल दरिया में फेंक देता। दरिया की लहरों से जैसे उसकी दोस्ती हो गई थी। रोज 4-5 या कभी 6 मछलियां जाल में आ ही जाती। शाम ढलने से पहले वह वापस लौटता। उसकी मां टकटकी लगाए रास्ता देखती रहती। बेटे के हाथ में मछलियों से भरी टोकरी देखती तो एक ठंडी सांस भरती और खुद को संभाल लेती। अब रोज का दस्तूर बन चुका था। बेटा मछलियां पकड़कर लाता और मां उन्हें बाजार बेचने निकल जाती। जिस रास्ते से मछेरन रोज बाजार जाती थी, वही रास्ता बादशाह के आलीशान महल के सामने से होकर गुजरता था। लेकिन मछेरन की नजर हमेशा नीचे रहती। उसे अमीरी की चकाचौंध से क्या लेना, मगर उसी महल की एक ऊंची जालीदार खिड़की के पीछे से बादशाह की बीवी रोज उसे देखती। एक दिन मछेरे के बेटे के जाल में एक अजीब मछली फंस गई। उसने जैसे ही मछली को जाल से निकाला तो मछली हंसने लगी। वह हैरान हुआ, यह क्या मामला है। फिर सोचा शायद यह मेरा वहम है, लेकिन वह मछली देखने में बड़ी अजीब और अलग लग रही थी। खैर, शाम तक 5 से 6 मछलियां उसके जाल में आ चुकी थीं, जिन्हें वह लेकर घर आ गया। अगले दिन उसकी मां वो मछलियां लेकर बाजार की तरफ निकल गई। उस दिन मलका यूं ही खामोश बैठी थी। फिर ना जाने क्यों उसका दिल किया, क्यों ना आज मछलियां अपने हाथ से खरीदी जाए। उसने पास खड़ी कनीज को इशारा किया, जाओ, उस मछेरन को महल में बुलाओ। कनीज ने सलाम किया और बाहर निकल गई। मछेरन रोज की तरह महल के सामने से गुजर रही थी। कनीज ने आवाज दी, मालकिन ने बुलाया है, चलो देर मत करो। मछेरन हैरान परेशान खड़ी रह गई। कभी महल को देखती, कभी खुद को, मगर मजबूरी थी। धीरे धीरे कांपते कदमों से कनीज के पीछे होली मछेरन टोकरा उठाए मलका के सामने खड़ी थी। मलका कहने लगी, हमें मछलियां दिखाओ, हम मछली खरीदना चाहते हैं। मलका अभी मछलियां देखने में मशगूल थीं कि एक बड़ी सी मछली टोकरे से उछली और जमीन पर जा गिरी। मछेरन उसे उठाकर दोबारा टोकरे में रखने लगी तो मलका ने कहा, यह मछली नर है या मादा। मछेरन ने अभी कोई जवाब भी न दिया था कि मलका फिर से बोली, मैं हमेशा मादा मछलियां खरीदना पसंद करती हूं। मलका का इतना कहना था
कि वह मछली जोर जोर से हंसने लगी। मलका ने उससे कोई मछली नहीं खरीदी, बल्कि मलका खामोश हो गई और मछेरन अपनी मछलियों का टोकरा उठाकर महल से बाहर आ गई। मछेरन तो चली गई, लेकिन मलका को बेहद गुस्सा आया। एक मामूली सी मछली और मेरा मजाक उड़ाकर गई है। मलका गुस्से से तिलमिलाती हुई अपने महल के अंदर दाखिल हो गई। शाम को बादशाह जब महल लौटा तो मलका को इस तरह मुंह बनाए देखा और कहने लगा, क्या बात है? किसी ने कोई बात कर दी है या कुछ बुरा लग गया है? मलका कहने लगी, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बादशाह ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मलका ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। बादशाह कहने लगा, अच्छा तो बताओ, क्या बात है? तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? रोजाना जब हम महल में आते हैं तो तुम हमारा इस्तकबाल करती हो, लेकिन आज तुम इस तरह से नाराज होकर बैठी हो। क्या हमारी कोई बात बुरी लग गई है? मलका ने इस पर भी असबात में सर हिलाया। बादशाह कहने लगा, फिर बता ही दो, आखिर माजरा क्या है? मलका ने कहा, आज एक मछली ने मेरी तौहीन की है। मछली ने तौहीन की है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। एक मछली किसी की तौहीन कैसे कर सकती है? हाँ, मछली ने तौहीन की है। मलका ने बादशाह को बताना शुरू किया। आज एक मछेरन हमारे महल के पास से गुजर रही थी। हमारा जी चाहा कि आज हम खुद मछली खरीदें। यही सोचते हुए हमने उस मछेरन को अपने महल में बुला लिया। मछेरन की टोकरी से एक बड़ी सी मछली जमीन पर गिरी। हम उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन हमने उस मछेरन से सिर्फ यही पूछा कि यह नर है या मादा। मछेरन ने कहा कि यह नर है, तो हमने कहा कि हम तो हमेशा मादा मछली खरीदना पसंद करते। बस इतनी सी बात पर वह मछली जोर जोर से हंसने लगी और हमारी तौहीन कर दी। पूरी बात सुनने के बाद शाह और भी हैरान हुआ। वो कहने लगा, या तो तुमने कोई ख्वाब देखा है या तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। एक मछली कैसे किसी का मजाक बना सकती है? लेकिन मलका कहने लगी, ना तो हमने कोई ख्वाब देखा है और ना ही हमें कोई गलत फहमी हुई है। आज ही यह वाकया मेरे साथ पेश आया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। बादशाह सोच में गुम होकर खामोश था, लेकिन वो मलका की बात को भी झुठला नहीं सकता था। बादशाह कहने लगा, अगर तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा, लेकिन बात बड़ी अजीब सी है। मलका अब गुस्से से कहने लगी, अगर आपने मछली के हंसने की वजह मालूम ना की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। बादशाह ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं कल ही मछेरन को अपने महल में तलब करूंगा और मछली के हंसने की वजह मालूम करूंगा। एक मछली की क्या मजाल कि वह मलका का मजाक उड़ाए। दूसरे दिन बादशाह ने दरबार में हुक्म दिया, उस मछेरन को दरबार में हाजिर किया जाए जो कल मछलियां लेकर महल आई थीं। बादशाह के हुक्म की देर थी कि कुछ ही देर बाद उस मछेरन को बादशाह के सामने हाजिर कर दिया गया। बादशाह ने मछेरन से कहा, क्या तुम वही मछेरन हो जिसने मलका को कल महल में आकर मछलियां दिखाई थीं? मछेरन हाथ बांधते हुए बोली, जी बादशाह सलामत, मैंने ही कल मलका को महल में आकर मछलियां दिखाई थीं। बादशाह फिर बोला, जब मलका ने तुमसे एक मछली के मुतालिक पूछा कि यह नर है या मादा, तो तुम्हारी मछली ने मलका का मजाक उड़ाया। क्या तुम बता सकती हो कि उसने मलका का मजाक क्यों उड़ाया? मछेरन घबराते हुए बोली, बादशाह सलामत, मुँह गरीब को क्या मालूम कि वो मछली किस लिए हंसी थी। यह बात सुनकर बादशाह को और भी गुस्सा आ गया। बादशाह गुस्से से कहने लगा, तुम्हारे पास 6 महीने का वक्त है। अगर इस 6 माह में तुमने इस बात का पता ना लगाया कि वह मछली मलका का मजाक उड़ाकर क्यों गई, तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। गरीब मछेरन करती तो क्या करती? बादशाह का हुक्म था, वो इनकार भी नहीं कर सकती थी। ऐसी सूरत में उसका सर कलम कर दिया जाता। वो 6 माह का वक्त लेकर घर आ गई। मछेरन के बेटे ने पूछा, अम्मा, क्या हुआ है? आज आप बहुत ही परेशान लग रही हो। मछेरन कहने लगी, बादशाह का हुक्म है कि 6 माह के अंदर मछली के हंसने की वजह मालूम की जाए, वरना मेरी मौत तो यकीनी है। लड़के ने हैरत से मां की तरफ देखा और कहने लगा, क्या मछली भी कभी हंसती है? बूढ़ी मछेरन बोली, यह बात तो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन वह बादशाह है, हुक्म भी उन्होंने दे दिया, वह कर गुजरेगा। पूरी बात सुनने के बाद मछेरन का बेटा कहने लगा, मां, तुम फिक्र ना करो, मैं आज ही सफर पर रवाना हो जाऊंगा। किसी दूसरे शहर जाकर किसी बुजुर्गों से और दाना लोगों से मछली के हंसने की वजह दरियाफ्त करूंगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा, तो हो सकता है आपकी सजा खत्म हो जाए।
यह कहकर वह नौजवान वहां से रवाना हो गया। मछेरण का बेटा शहर शहर नगर नगर गली गली फिरता रहा। वह हर समझदार, हर दाना के पास गया, जिसने भी किसी का पता बताया। वहां गया, बहुत से लोगों से अपना मसला बयान किया, सवाल पूछा, लेकिन किसी को भी इस सवाल का जवाब मालूम न था। दूसरी तरफ 6 माह का वक्त पूरा हो रहा था। मछेरन के बेटे को इस बात की फिक्र थी कि अगर वह इस सवाल का जवाब न ढूंढ सका तो उसकी मां को कत्ल कर दिया जाएगा। मछेरन का बेटा वैसे तो खुद भी बहुत समझदार था, लेकिन इस मसले को हल ना कर सका था। वह तो क्या, इस मसले का हल तो कोई भी तलाश ना कर सका था। जितने भी लोगों से वह मिला, उसका सवाल सुनने के बाद सभी लोग बहुत हैरान होते और कहते कि यह मालूम करना तो बहुत ही मुश्किल है कि मछली आखिर हंसी क्यों। यही वजह थी कि वह शहर शहर, नगर नगर मारा मारा फिर रहा था। इन्हीं सोच में गुम वो एक दूसरे शहर की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो कि अपने गांव की तरफ जा रहा था। उस बूढ़े शख्स का गांव भी इसी रास्ते पर पड़ता था। नौजवान ने सोचा कि चलो, अकेले से 2 भले दूर तक इसका कोई साथी तो होगा। बूढ़े शख्स ने भी इस नौजवान का साथ इतने लंबे सफर में गनीमत जाना और वह दोनों मिलकर सफर करने लगे। इनका सफर काफी तवील था और किसी हद तक वह दोनों थक भी चुके थे, लेकिन दोनों को सफर तो करना ही था। चलते चलते वह नौजवान उस बूढ़े से कहने लगा, क्या ही अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे को उठाकर ले चलें। नौजवान की बात सुनकर बूढ़ा दिल ही दिल में हंसा और सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है कि हम दोनों एक दूसरे को उठाकर ले जाएं। फिर बूढ़े ने सोचा, बेवकूफ है तो हो, मुझे इससे क्या, मुझे तो अपना सफर तय करना है। ये सोचते हुए दोनों अपने सफर पर चले जा रहे थे। चलते चलते वह एक खेत के पास से गुजरे तो वह नौजवान इस बूढ़े से कहने लगा, यह खेत खा लिया गया है या नहीं। अब तो बूढ़े को इस नौजवान की अक्ल पर वाकई शक होने लगा। वो सोचने लगा, वाकई यह निहायत ही बेवकूफ इंसान है। लेकिन उसने इस नौजवान को टालने की गरज से कहा, मुझे नहीं मालूम। खामोशी से दोनों आगे बढ़ने लगे और अब वह एक जंगल के करीब पहुंच चुके थे। नौजवान ने अपनी जेब से चाकू निकाला और बूढ़े की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये चाकू लो और 2 घोड़े ले आना, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ये चाकू बहुत ही कीमती है, इसे वापस लाना ना भूलना। बूढ़ा सोचने लगा, या तो यह नौजवान वाकई ही बेवकूफ है या मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहा है जिनका ना सिर है ना पैर। बूढ़े ने कहा, अपना चाकू वापस ले लो, मैं घोड़े नहीं ला सकता। और वह दोनों अपना सफर जारी रखते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। आधे से ज्यादा सफर वह तय कर चुके थे। बूढ़े शख्स का घर करीब ही आने को था कि वे एक छोटी सी बस्ती से गुजरे। बस्ती से गुजरकर वे गांव के अंदर की तरफ गए, लेकिन वहां पर किसी ने भी ना तो उनका हालचाल पूछा और ना ही कुछ खाने पीने को दिया। कुछ देर वह गांव में रुके और उसके बाद वहां से रवाना हो गए। वो नौजवान इस बूढ़े से कहने लगा, कितना बड़ा कब्रिस्तान है, चारों तरफ मुर्दे ही मुर्दे हैं। नौजवान की बात सुनकर बूढ़ा सोचने लगा, वाकई ही इस नौजवान का दिमाग खराब है। चारों तरफ लोग घूम रहे हैं जो इसे मुर्दे नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी बस्ती है जिसे यह कब्रिस्तान कह रहा है। लेकिन फिर वह सोचने लगा, मुझे इससे क्या गरज है, जहां इतना सफर गुजार लिया है वहां थोड़ी देर और सही, अब तो मेरा घर भी आने वाला है। अभी वह चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि एक छोटा सा कब्रिस्तान उन्हें नजर आया। वहां पर कुछ लोग कब्रों पर फातिहा पढ़ रहे थे और 2-4 आदमी देख के इर्द गिर्द बैठे थे। इस बूढ़े और नौजवान को जब इन लोगों ने देखा तो अपने पास बुलाया, खाना खिलाया, हालचाल पूछा। पेट भरकर खाना खाने के बाद बूढ़ा और नौजवान दोनों वहां से रवाना हुए तो नौजवान कहने लगा, कैसा अच्छा और हंसता बसता शहर है। उसकी बात सुनकर बूढ़ा सोचने लगा, कैसा पागल इंसान है। अभी एक बस्ती को यह कब्रिस्तान कह रहा था और अभी यह एक कब्रिस्तान को शहर बता रहा है। अगर कुछ अरसा मैं इसके साथ रहूं तो यकीनन मैं भी पागल हो जाऊंगा। लेकिन फिर उसने सोचा, यह नदी पार करने के बाद ही तो मेरा घर आ जाएगा। दूर से ही उसे अपनी बस्ती के आसार नजर आ रहे थे। नदी के पास पहुंचकर उस बूढ़े ने अपने जूते उतारे और हाथ में कर लिए। फिर नदी पार करने लगा, लेकिन उस नौजवान ने जूते नहीं उतारे। जूतों समेत ही नदी पार कर गया। बूढ़ा अब भी हैरानी से इस नौजवान को देख रहा था। उसने सोचा, कैसा पागल इंसान है जो जूतों समेत ही नदी पार कर आया है।
बूढ़े शख्स का घर भी सामने आ चुका था। बूढ़ा सोचने लगा, यह पागल है तो क्या हुआ, इसने एक तवील सफ़र में मेरा साथ दिया है, ना जाने कितना सफ़र इसे आगे तय करना है। मुसलमान होने के नाते मैं सोच रहा हूं कि इसे 2-3 रोज़ अपने घर रहने की दावत दूं। बूढ़ा शख्स नौजवान से कहने लगा, ना जाने कितना सफ़र तुम्हें आगे तय करना है, तुम ऐसा करो, 2-4 रोज़ मेरे घर रुक जाओ। नौजवान कहने लगा, तुम्हारी दावत का शुक्रिया, लेकिन पहले मुझे यह तो मालूम करने दो कि तुम्हारे घर की कड़ियां मजबूत भी हैं या नहीं। बूढ़े शख्स ने सोचा, यह इसी तरह बेवकूफ़ी और पागलपन की बातें करता रहेगा, और वो हंसता हुआ अपने घर में दाखिल हुआ। घर पर इस बूढ़े शख्स की एक नौजवान बेटी मौजूद थी। उसने बाप को इस कदर हंसते हुए देखा तो कहने लगी, बाबा, आप इस कदर क्यों हंस रहे हैं? बूढ़ा शख्स बोला, क्या बताऊं बेटी, खेत के पास एक शख्स मौजूद है जो कि बहुत ही बेवकूफ़ है। पूरे सफ़र में वह अजीबोगरीब बातें करता आया है। अब जब मैंने उसे कहा कि मेरे घर 2-4 दिन रुक जाओ, तुम्हारा सफ़र आसान हो जाएगा, तो वह इस बात पर कहता है कि मुझे पहले मालूम करने दो कि तुम्हारे घर की कड़ियां मजबूत भी हैं या नहीं। उसका कहना है कि जब तक उसे इस बात की तसल्ली ना हो जाए, वो हमारे घर में हरगिज़ नहीं आएगा। लड़की ने जब यह बात सुनी तो कुछ सोचते हुए बोली, बाबा, वो लड़का बेवकूफ़ नहीं है, आपने गलत समझा है, बल्कि उसका मकसद यह है कि अगर वह हमारे घर मेहमान ठहरता है तो आप उसका बोझ उठा सकते हैं या नहीं। बूढ़े शख्स ने जब बेटी की यह बात सुनी तो चौंका और उसे ख्याल आया, अच्छा, तो इसका यह मकसद है, फिर तो जो बातें उसने रास्ते में की थी उनका भी कोई ना कोई मकसद होगा। बूढ़ा शख्स अपनी बेटी से कहने लगा, जब हमने सफ़र का आगाज़ किया तो यह नौजवान मुझसे कह रहा था कि क्या ही अच्छा हो कि हम एक दूसरे को उठाकर दूर तक ले चलें। सफ़र करने का यह तरीका बहुत ही निराला होगा। भला इसका क्या मतलब है? लड़की बोली, बाबा जान, उसका मकसद यह था कि हम दोनों में से किसी एक को कोई कहानी सुनानी चाहिए। इस तरह से हमारा सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा। बूढ़ा शख्स असबात में सर हिलाते हुए बोला, अच्छा। फिर वह बोला, जब हम एक खेत के पास से गुजर रहे थे तो इसने कहा कि यह खेत खाया हुआ है या नहीं, इससे क्या मुराद हुई? लड़की बोली, बाबा, इसका मतलब तो बहुत ही आसान है। खेत के मालिक पर अगर कर्ज है तो फिर यह खेत खाया जा चुका है, लेकिन अगर कर्ज नहीं है तो खेत से निकलने वाली फसल मालिक के घर जाएगी और वह माला माल हो जाएगा। बूढ़े ने कहा, अच्छा, इसका यह मतलब है। अब बूढ़े शख्स को इस बात का एहसास हो रहा था कि पूरे रास्ते वह जिस नौजवान को बेवकूफ़ और कम अक्ल समझता आया था वह तो बहुत ही ज़हीन था। बूढ़ा फिर से बोला, जब हम एक घने जंगल के करीब से गुजर रहे थे, उस शख्स ने मुझे अपना चाकू दिया और कहा कि जंगल से 2 घोड़े ले आओ, और यह चाकू बहुत ही कीमती है, इसे वहां छोड़कर ना आना। इसका क्या मतलब है? लड़की बोली, बाबा जान, इसका मतलब यह था कि उसने कहा था कि जंगल में जाओ और 2 लाठियां काट कर ले आओ, और हिफाजत के लिए 2 लाठियां 2 घोड़ों के बराबर होती हैं। और चाकू लाने का उसने इसलिए कहा था कि वह दोबारा से इस तरह की लाठियां बनवा सके। बूढ़ा शख्स इन बातों के मतलब जानने के बाद बहुत ही हैरान हो रहा था। वह फिर से बेटी से कहने लगा, और जब हम एक बस्ती में पहुंचे तो यह शख्स कहने लगा, कितना बड़ा कब्रिस्तान है। और जब हम एक कब्रिस्तान से गुजरे तो यह कहने लगा, कितना बड़ा शहर है। यह कैसी अजीब बात की ना। लड़की ने कहा, इस बस्ती और कब्रिस्तान से गुजरते हुए कोई ऐसा वाकया आपके साथ पेश आया था जिस पर उसने यह बात की? बूढ़ा कहने लगा, कोई खास वाकया तो पेश नहीं आया, बल्कि बस्ती में तो हमसे से किसी ने पानी तक नहीं पूछा, जबकि कब्रिस्तान से गुजरते हुए कुछ लोगों ने हमें खाना खिलाया था। हमारा हाल भी दरियाफ्त किया और यह भी पूछा कि आप दोनों किस तरफ जा रहे हैं। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, बाबा जान, वो लड़का बेहद ज़हीन है। उसने इतनी बड़ी बस्ती को कब्रिस्तान इसलिए कहा कि वहां के जीते जागते लोगों ने आपसे ना तो खाने के मुताल्लिक पूछा और ना ही सफ़र के मुताल्लिक पूछा, जबकि कब्रिस्तान में आपसे हालचाल भी पूछा गया और आपको खाना भी खिलाया गया। यही वजह थी कि उसने एक बस्ती को कब्रिस्तान वहां के लोगों को मुर्दा करार दिया, जबकि एक कब्रिस्तान को एक शहर का नाम दिया, क्योंकि वहां पर आपसे अच्छा सुलूक किया गया था। बूढ़ा शख्स कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा बेटी, एक आखिरी बात का मतलब भी बता ही दो। लड़की बोली, क्या बाबा जान? तो बूढ़ा शख्स कहने लगा,
जब हम नदी पार कर रहे थे तो मैंने अपने जूते उतार कर हाथ में कर लिए, जबकि वह जूतों समेत ही नदी पार कर आया। अब देखो ना कितना बेवकूफ इंसान है। लड़की मुस्कुराते हुए फिर से बोली, बाबा जान, नदी में इस तरह के नुकीले पत्थर होते हैं जो हमारे पांव में चुभने की वजह से हमें तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं और हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। मैं खुद भी यही सोचती हूँ कि नदी पार करते हुए कभी भी जूता नहीं उतारना चाहिए। उसके बाद लड़की ने कहा, बाबा जान, मैं इस नौजवान से मिलना चाहती हूँ। बूढ़ा बोला, ठीक है, मैं उसे अभी बुलाकर लाता हूँ। लड़की ने इस बूढ़े को रोकते हुए कहा, बाबा जान, वह इस तरह कभी भी नहीं आएगा। पहले आप उससे जाकर कहें कि हमारे घर की कड़ियां बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन रुकिए, मैं पहले उसके लिए चंद तोहफे भेजती हूं। लड़की ने अपने घर के एक मुलाजिम यानी नौकर को बुलाया। उसे 12 रोटियां, घी से भरा एक बर्तन और दूध से भरी हुई एक मटकी देकर खेतों की तरफ रवाना किया और नौकर से कहा, मेरा एक पैगाम उस शख्स तक पहुंचा देना। उस मुसाफिर को कहना कि चांद पूरा है, साल में 12 महीने होते हैं और समंदर का पानी किनारों से बाहर बह रहा है। नौकर खेत की तरफ रवाना हो गया जहां वह मछेरा बैठा हुआ था। अभी नौकर ने थोड़ा सफर ही किया था कि रास्ते में उसे अपना छोटा बेटा मिल गया जो भूखा था। नौकर सोचने लगा, इतना खाना वो मुसाफिर कहाँ खाएगा? अगर इसमें से कुछ खाना मैं अपने बच्चे को खिला दूं तो क्या हर्ज है। नौकर ने कुछ खाना खुद भी खा लिया और अपने बेटे को भी खिला दिया। उसके बाद वह उस मछेरे के पास जा पहुंचा। उसे खाना देते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक पैगाम भी है। चांद पूरा है, साल में 12 महीने होते हैं और दरिया का पानी किनारों से बह रहा है। नौकर ने खाना भी दे दिया और यह पैगाम भी सुना दिया। वो भला इस बात को कैसे समझ सकता था? मछेरे ने जब खाना खोला तो इतनी चीजें मुकम्मल न थीं जिनका पैगाम इसे मिला था। नौजवान बोला, ठीक है, अपनी मालकिन को मेरा सलाम कहने के बाद एक पैगाम दे देना। चांद नया है, साल में 12 महीने नहीं 10 महीने हैं और समंदर का पानी भी किनारों से बाहर नहीं बह रहा। नौकर बिना सोचे समझे जिस तरह उस लड़की का पैगाम इस मछेरे तक लेकर आया था, उसी तरह बगैर सोचे समझे इस मछेरे का पैगाम उस लड़की के पास ले गया। लड़की ने जब यह सुना तो वह समझ गई कि खाना बिल्कुल मुकम्मल उस शख्स तक नहीं पहुंचा, बल्कि बहुत सा खाना रास्ते में ही निकाल लिया गया है। लड़की ने फौरन ही बूढ़े से कहने लगी, बाबा जान, अब आप जाओ और उस नौजवान को अपने घर ले आओ। बूढ़ा फौरन गया और उस नौजवान को अपने घर ले आया। लड़की तो इस नौजवान की जहानत की दीवानी हो चुकी थी। वह बहुत ही खूबसूरत नौजवान था और ज़हीन भी बहुत था। मछेरा घर पहुंचा। उसके बाद बेटी ने पूछा, तुम इतने लंबे सफर पर क्यों निकले हो? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? लड़के को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि यह लड़की बहुत ही ज़हीन है और मछली के हंसने का मकसद भी बता सकती है। लड़के ने अपनी पूरी दास्तान सुना दी और यह भी कहा कि 6 माह पूरे होने में चंद ही रोज बाकी हैं, उसके बाद मेरी मां को सूली पर लटका दिया जाएगा। लड़की ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं कल ही अपने बाबा के साथ तुम्हारे साथ चलूंगी और मछली के हंसने की वजह बादशाह को बता दूंगी। चंद रोज का सफर तय करने के बाद वह मछेरा और यह नौजवान लड़की और उसका बाप उस बूढ़ी मछेरन के पास जा पहुंचे। मछेरन बेटे की जुदाई और मौत के खौफ से बेहाल हो चुकी थी। अपने बेटे को सामने देखकर बूढ़ी मछेरन बहुत ही खुश हुई। नौजवान कहने लगा, ये लड़की बादशाह को मछली के हंसने की वजह बताएगी। जिस दिन वह वहां पर पहुंचे थे वह बादशाह की मोहलत का आखिरी दिन था, इसलिए लड़की कहने लगी, मुझे जल्दी से बादशाह के दरबार में ले चलो। बूढ़ी मछेरन की तो जिंदगी का सवाल था। वह फौरन ही लड़की को लेकर महल की तरफ रवाना हुई। दूसरी तरफ बादशाह भी अपने सवाल के जवाब का मुंतजिर था। वो बूढ़ी मछेरन को देखते ही बोला, मेरे सवाल का जवाब लाई हो? बूढ़ी मछेरन कहने लगी, जी बादशाह, यह लड़की आपके सवाल का जवाब देगी। बादशाह ने एक नज़र इस कमसिन लड़की की तरफ देखा और सोचने लगा। जिस बात का मतलब कोई भी नहीं बता सका, उस बात का मतलब यह छोटी सी लड़की क्या बताएगी। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए बादशाह बोला, लड़की तुम ही बताओ कि वो मछली नर है या मादा पूछने पर इस कदर जोर से क्यों हंसी थी। लड़की बोली, बादशाह, अगर जान की पनाह पाऊं तो मैं अर्ज करूं। बादशाह बोला, ठीक है, हमने तुम्हारी जान बख्श दी, लेकिन हमें हमारे सवाल का जवाब चाहिए।
अगर तुम हमारे सवाल का जवाब ना दे सकी तो तुम्हारी जान बख्शी नहीं होगी, बल्कि यहीं दरबार में तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। लड़की बोली, आप मेरी जान बख्शने का वादा करते हैं तो मैं आपको बताती हूं। जब मलका ने मछेरन से पूछा था कि यह मछली नर है या मादा, और साथ ही यह भी कहा था कि मैं हमेशा मादा मछली खरीदना पसंद करती हूं, तो वह मछली जोर जोर से हंसने लगी थी, क्योंकि इस सवाल से मछली को पता चल गया था कि मलका ने अपने महल में कनीजों के भेष में एक ऐसे नौजवान को छुपा रखा है जिसे वह इश्क करती है, मतलब कि अपने आशिक को लड़की बनाकर दरबार में रखा हुआ है। यह बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगा, अगर इस बात की तस्दीक ना हुई, अगर यह बात झूठी साबित हुई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। लड़की ने बहुत ही मुतमिन होकर जवाब दिया, इसका हल भी है। हमारे पास आप महल में एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाएं और तमाम कनीजों को यह हुक्म दें कि वह बारी बारी इस गड्ढे से कूद कर दूसरी तरफ जाएं। बादशाह ने ऐसा ही किया। तमाम कनी और मलका भी वहां पर आ पहुंची। बादशाह का हुक्म सुनते ही तमाम कनी एक एक करके उस गड्ढे से पार जा रही थी। बाकी सब तो लड़कियां थीं, इसलिए वह बारी बारी इस गड्ढे में गिरती गई, जिन्हें उठाने के लिए वहां पर नौकरानियां और मुलाजिम भी खड़े थे, लेकिन इनमें से एक कनीज ही इस गड्ढे को पार कर सकी। बादशाह के हुक्म के मुताबिक उस कनीज को एक तरफ ले जाकर जब तस्दीक की गई तो यह बात साबित हो गई कि वाकई वह औरत नहीं बल्कि आदमी था। यह देखकर बादशाह ने फौरन ही हुक्म दिया कि मलका का सर कलम कर दिया जाए और साथ ही उस नौजवान को भी कत्ल कर दिया जाए जो कि कनीज की सूरत में महल में रह रहा था। उसके बादशाह ने इस ज़हीन लड़की और मछेरन के बेटे की शादी करवा दी, उन्हें रहने के लिए महल में जगह भी दी और बहुत से इनामात से भी नवाजा। तो दोस्तों, इस तरह एक मछली की वजह से अपनी मां के लिए वो नौजवान सफर पर निकला और फिर गरीबी से महल में रहने तक का सफर तय किया। अगर उस दिन मछली ना हंसती तो शायद ना ही बादशाह को असलियत पता चलती और ना ही वह नौजवान गरीबी से महल तक का सफर तय कर पाता। लेकिन यह सब कहने की बातें हैं। असल सबक यह है कि जो मिलने वाला होता है वह मिलकर ही रहता है। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।